गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी लवर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम यूटेट का जो पेपर सेकंड हुआ था उसका फर्स्ट पोर्शन सीडीपी वाला डिस्कस करने वाले हैं। उसके सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे हुए होंगे और इस पेपर से आपके कितने मार्क्स आए हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा मैंने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएं, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझे भी करेक्ट करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा ये यूटेट का पेपर सेकंड है जो कि 6 से 8 तक के लिए होता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका 1 to 5 तक के लिए होता है और फर्स्ट पेपर का एनालिसिस भी मतलब जो ये सीडीपी वाला पोर्शन है उसका एनालिसिस मैं कर चुका हूँ अपने चैनल पे, और आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो लिंक कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होती है। तो ये बोल रहे हैं मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चा है उसमें जो समस्या नहीं होती है। निलंबित प्रतिक्रिया वो देता है, सामाजिक बुद्धि में कमी, विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब, या फिर याद करने की क्षमता में कमी। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, मतलब सामाजिक बुद्धि भी कमी रहती है उस व्यक्ति की जो मानसिक रूप से दिव्यांग रहता है या मानसिक रूप से जो विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो याद करने की क्षमता जो है संभवतः उसकी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। ये था मिलान करने के लिए, स्तंभ आ का स्तंभ ब से मिलान करना था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अल्प दृष्टि और अधिगम अक्षम। ठीक है, तो किन के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे श्रवणबाधित जो होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो देख सकते हैं इसके लिए सी हो जाएगा। ठीक है, अल्प दृष्टि के लिए क्या करेंगे, अल्प दृष्टि के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास ये दिया है। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। और अधिगम जो अक्षम होते हैं उनके लिए क्या करेंगे, देखिए अधिगम अक्षम के लिए हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं दृष्टिबाधित को देख लेते हैं पहले। तो दृष्टिबाधित के लिए सबसे अच्छा होगा कि उनके लिए टॉकिंग बुक का यूज़ किया जाए, तो इसका बी हो जाएगा। और लास्ट का जो अधिगम अक्षम है, एक ही बचता है हमारे पास फ्लैश कार्ड, तो उसके लिए ए हो जाएगा। अब देख लीजिए किस किस ऑप्शन में ये मौजूद है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार कंफर्म। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कक्षा कक्ष स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है भाषाई कौशल के अभाव द्वारा, पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा, बार बार दोहराने के लिए बोलना, या शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्रिक परीक्षण। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं श्रवण बाधिता की पहचान। श्रवण बाधिता का मतलब जो सुनने में कम होता है बालक, उसकी पहचान करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो संभवतः मेरे हिसाब से सभी उसमें कमियां पाई जा सकती हैं। ठीक है, भाषाई कौशल में भी अभाव होगा अगर वो सही से सुनता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया पढ़ने की समस्या से संबंधित अक्षमता होती है। ठीक है, चलिए गणना के लिए डिस्कैलकुलिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है दृश्य श्रव्य माध्यम का प्रयोग, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, स्पर्श माध्यम का प्रयोग, या गतिबोध। तो सही आंसर हो जाएगा विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, इसको बोलते हैं बहुसंवेदी उपागम। नेक्स्ट, टास्क एनालिसिस क्या है, यह निर्णय लेना कि कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है कौन सी नहीं, जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने के लिए योग्य चरणों में बांटना। ठीक है, तो एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण वैसे भी, और टास्क एनालिसिस में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी विषय वस्तु कितनी पढ़ानी है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी क्षमताओं को उजागर, पुरुषों के कार्य और महिलाओं के कार्य में विभाजन नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का सही क्रम है। ठीक है, तो आवश्यकताओं का सही क्रम, अगर आपने मैस्लो का सिद्धांत पढ़ा होगा तो जो आत्मसिद्धि की अवस्था होती है वो हायर स्टेज है इसकी। ठीक है, तो इनमें से जो दिए गए हैं, सॉरी आत्मसम्मान लगा दे, जो आत्मसिद्धि है वो सबसे हायर स्टेज है। ठीक, तो लगा सकते हैं मतलब तीसरा वाला लास्ट आएगा, तो तीसरा एक ही में लास्ट है वैसे भी। सबसे पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है, प्रेम और अपनत्व, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है। ठीक है, जो दृश्य बिंब और
प्रतिरूप निर्माण कर पाता है। ठीक है, देशिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि ये किसी स्थान विशेष से संबंधित होती है। ठीक है, तार्किक बुद्धि में लॉजिक बनाना, ठीक है, तो ये आ जाता है। गतिबोध बुद्धि में मतलब जो गतिशील व्यक्ति कितना एक्टिव रह सकता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि ये तो पर्सनल इंटरपर्सनल होता है। ठीक है, तो वो स्वयं को समझने वाला होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा तार्किक बुद्धि। नेक्स्ट, लोग जिनका IQ 90 से 109 की रेंज में, ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। औसत बुद्धि उसको कहते हैं। नेक्स्ट, सांवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय होता है जिसके अंतर्गत आता है, क्या क्या आता है, परिशुद्ध मूल्यांकन, प्रकटीकरण, संवेगों का नियमन। ठीक है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में परिशुद्ध मूल्यांकन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट, कथन है, शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। सही बात है, यही उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना कूदना। ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा कथन और प्रभाव दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है। देखिए, पेपर इस वाले पेपर का लेवल जो है काफ़ी इजी है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है, वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं के प्रति जागरूक होता है, स्वयं के प्रति जागरूक होता है, स्वयं को स्वीकार करता है, जो अतीत में नहीं जीता और भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता है। तो तीनों कैरेक्टर एक स्वस्थ व्यक्ति के हैं, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक कौशल क्या है, संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल, दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन की संलिप्तता, सुनने की क्षमता एवं तदनुभूति। ठीक है, तो जो संज्ञानात्मक कौशल है, संज्ञान मतलब जो हमारा कॉग्निटिव डेवलप होगा वो कब होगा, एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस के द्वारा। ठीक है, तो हम सीखते हैं, कुछ नया संज्ञान हमारे डेवलप होंगे तो तभी होंगे जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। स्तंभ आ का फिर से मिलान वाला क्वेश्चन था, देख सकते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। ठीक है, तो शारीरिक विकास के लिए खेल और व्यायाम, ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। मानसिक विकास के लिए क्या कर सकते हैं, भाषा और गणित संबंधी कार्य कर सकते हैं, सी। नैतिक विकास के लिए नैतिक कहानियाँ, ये हो जाएगा। और सामाजिक विकास के लिए समूह कार्य सबसे उपयुक्त रहते हैं, तो बी, सी, ए और डी। देखिए, किसी ऑप्शन में भी सेकंड थर्ड नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा आंसर की में क्या आंसर देता है। ठीक है, तो सही यही होना चाहिए कि भाषा और गणित जो है मानसिक विकास के लिए, खेल और व्यायाम शारीरिक विकास के लिए, नैतिक कहानियाँ नैतिक विकास के लिए और समूह कार्य सामाजिक विकास के लिए। ठीक है, तो इनमें कोई भी कूट ऐसा नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया। ठीक है, तो संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत था ये था ब्रूनर का। ठीक है, पियाजे ने केवल संज्ञानात्मक की बात कही थी और इन्होंने कहा था कि व्यवहारात्मक और पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए, यह थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है। तो सही आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। क्या कर रहा है, इसमें बार बार अभ्यास कराया जाता है। नेक्स्ट, स्मृति स्तर में सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है, प्रत्यक्षीकरण, पहचान, धारण, प्रत्यास्मरण। प्रत्यक्षीकरण, धारण, पहचान, प्रत्यास्मरण। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यास्मरण, धारण और पहचान। सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, और इसके अलावा उसके बाद पहचान करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यही तुम लोग देख रहे हो अभी, तो इसमें क्या देख रहे हैं, पहले प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं कि क्या चल रहा है ये। ठीक है, फिर पहचान कर रहे हैं कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर हम धारण कर रहे हैं, समझ रहे हैं उनको, मतलब ग्रहण कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा, जब हम नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट करेंगे तो उसको प्रत्यास्मरण करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, आयु एवं परिपक्वता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाए जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता है तो बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, उन्हें सीखने में कठिनाई होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यह से वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। ठीक है, ऑप्शन है सत्य असत्य प्रकार के आइटम, मिलान करो, बहुविकल्पीय प्रश्न। अच्छा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे इसमें से उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सभी क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। इनमें आप जो है
बिल्कुल ऐसे आंसर नहीं लगा सकते हैं जब तक आपको इसका नॉलेज ना हो, ठीक है। तो लिखने वाले में क्या होता है कि आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं अतिरिक्त, ठीक। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पर एक निबंध लिखिए, यह उदाहरण है। किस तरह का है? ये तो विस्तृत उत्तर या निबंध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, भारत, नई दिल्ली, यूके, ये किस तरह का उदाहरण है? ठीक है, पहचान पर आधारित, चयन पर आधारित, ये है सादृश्यता परीक्षण पर आधारित, ठीक है। ये सादृश्यता परीक्षण पर आधारित है। इस तरह के क्वेश्चन, ये रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न थे होते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट की बात कर रहा है, तो ब्लूप्रिंट में जो अधिभार दिया जाता है वो, हाँ, ये ब्लूप्रिंट जो होता है ये ऑलरेडी वैसे भी क्या करते हैं, मतलब परीक्षण से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो परीक्षण में आकलन के उद्देश्य भी शामिल किए जाते हैं, इसमें विषय क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है और प्रश्नों के प्रकारों को भी शामिल किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सीखने के प्रतिफल हैं, ठीक है। तो सीखने के प्रतिफल क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं, सीखने के उपकरण, सीखने की विधियाँ, आकलन के मानक। सही आंसर हो जाएगा आकलन के मानक। तो लर्निंग आउटकम्स हम कैसे डिसाइड करेंगे? जब हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट भी किसके थ्रू करते हैं? उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसके द्वारा वर्णन किया गया? ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो है ऑप्शन देख सकते हैं, बाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर। सही आंसर है इसका बाइगोत्स्की ने दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ज्ञान, संज्ञानात्मक पक्ष सही है, शारीरिक क्षमताएं, मनोगत्यात्मक पक्ष ये भी सही है, अनुप्रयोग जो है भावात्मक पक्ष ये गलत है, ठीक है। अभिवृत्ति तो भावात्मक पक्ष से संबंधित है, अनुप्रयोग का क्या होता है? क्रियात्मक पक्ष होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट देख सकते हैं, रूब्रिक्स क्या है? ठीक है, सीखने की सामग्री का संकलन। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, विभिन्न विषयों के अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं हो तो, के लिए मानदंड समूह, विषयों की से संबंधित शैक्षणिक प्रक्रियाएं या विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए एक मानदंड होता है, स्टैंडर्ड होता है, या फिर मतलब किसी भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एक मानदंड जो तैयार होता है उसके आधार पर मूल्यांकन के लिए तैयार किया जाता है। ये नेक्स्ट देख सकते हैं, ये 29 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में, ठीक है, क्या वर्णन होता है? विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का मतलब वही है उनकी परफॉर्मेंस, एक तरह से उनके मार्क्स भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए, बिल्कुल सही है, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो जो प्रगति रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें विद्यार्थी का पूरा विवरण होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? ठीक है, तो सृजनवादी दृष्टिकोण जो होता है या रचनात्मक दृष्टिकोण भी हम इसको कहते हैं, और रचनात्मक दृष्टिकोण ये बोलता है कि बालक क्या है, अपनी अपनी योग्यताओं से सीखता है, खुद को समायोजित करके, खुद को दूसरों की जगह रख के या उनसे ग्रहण करके तो खुद सीखता है। तो इसके अनुसार सीखना एक आत्म केंद्रित प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से सारे के सारे 30 क्वेश्चन के आंसर थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या ऐसा लगता है कि मतलब इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, और अगर कुछ भी गलत लगता है इसमें तो मुझे भी करेक्ट कराएं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का यूटेट का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा, और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।